हम यहाँ पर चौहान वंश के बारे में देखेंगे। राजस्थान में जो चौहान वंश ने शासन किया है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये चौहान शब्द कहाँ से आया है। ये चहमाना संस्कृत का शब्द है, उससे ये चौहान शब्द आया है। सबसे पहले चौहानों की जो राजधानी थी वो अहिछत्रपुर इनकी राजधानी थी, और दूसरी ये राजधानी बनाते हैं शाकंभरी को। उत्पत्ति की बात करें, इनकी उत्पत्ति के स्रोत की, यानी चौहानों की उत्पत्ति का स्रोत क्या है, तो यहाँ पर रतनपाल ने सेवड़ी प्रशस्ति है, सेवड़ी प्रशस्ति में चौहानों की उत्पत्ति के बारे में बताया है। और पृथ्वीराज विजय महाकाव्य है जयानक का, इसके अंदर भी ये पृथ्वीराज थर्ड का कवि था जयानक। इसने पृथ्वीराज विजय महाकाव्य जो ग्रंथ लिखा है उसमें भी इनकी उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। तो चौहानों में हम देखते हैं सबसे पहले अजमेर के चौहान। अजमेर के चौहान है कहाँ पर शासन करते थे? स्टार्टिंग में शाकंभरी सपाद लक्ष्य वाले क्षेत्र में शासन करते थे, यानी वहाँ पर इनका शासक था। फिर ये राजधानी अपनी बनाते हैं अहिछत्रपुर, नागौर में है अहिछत्रपुर, यहाँ पर ये अपनी राजधानी बनाते हैं। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर अजयराज सेकंड है। अजयराज सेकंड जो भी अजमेर के चौहानों के शासक हैं, ये अजयराज सेकंड हैं, ये अजमेरू दुर्ग का निर्माण करते हैं, और ये जो राजधानी है इसको अजमेर शिफ्ट कर देते हैं। पहले राजधानी इनकी थी अहिछत्रपुर अजमेर के चौहानों की। अजयराज सेकंड है, इस राजधानी को अहिछत्रपुर से अजमेरू शिफ्ट कर देते हैं, यानी अजमेरू ले आते हैं। इनके समय के विरोधी की अगर बात करें, अजयराज सेकंड के समय के जो विरोधी शासक थे वो थे गुजरात के चालुक्य, दिल्ली के तोमरस और मालवा के यहाँ पर परमार शासक थे। ये इनके समय के विरोधी शासक हैं। फिर विग्रहराज फोर्थ है, चौहानों में आते हैं विग्रहराज फोर्थ। तो विग्रहराज फोर्थ के बाद इनका पतन हो जाता है, और 1192 में जब पृथ्वीराज चौहान को, यानी पृथ्वीराज थर्ड को यहाँ पर मोहम्मद गोरी ने तराइन के द्वितीय युद्ध में हराया था, तब इनका पतन स्टार्ट हो जाता है, और उसके बाद इनका पतन हो जाता है। फिर वासुदेव चौहान की बात करें, वासुदेव चौहान है, ये सपाद लक्ष्य जो शाखा है चौहानों की, सपाद लक्ष्य वाली शाखा, जहाँ जो शाखा सपाद लक्ष्य से शासन कर रही थी, उस शाखा के प्रथम शासक माने जाते हैं वासुदेव चौहान। तो इन्हीं को इनका संस्थापक माना जाता है, वासुदेव चौहान को। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांभर झील का इन्होंने निर्माण करवाया है वासुदेव चौहान ने। और यहाँ पर इनके उत्तराधिकारी की बात करें, और यहाँ पर ये जो सांभर झील है इसके बारे में जानकारी हमें विद्याधर के द्वारा यहाँ पर मिलती है। विद्याधर से इनको नमक की झील मिला है। तो इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर सांभर झील का निर्माण बिजोलिया के शिलालेख के अनुसार करवाया है, यानी बिजोलिया शिलालेख में ये जानकारी दी हुई है कि वासुदेव चौहान ने सांभर झील का निर्माण करवाया है। और यहाँ पर इनके उत्तराधिकारी थे वासुदेव चौहान के अजयपाल ने सांभर को, यहाँ पर जो सांभर शहर है उसको क्या है बनाया है या बसाया है हम कह सकते हैं। और अजमेरू दुर्ग का निर्माण भी अजयपाल ने करवाया है। अजमेरू दुर्ग को भारत में कहा गया है तारागढ़ दुर्ग भी यहाँ पर कहा गया है। फिर बात करते हैं विग्रहराज सेकंड की। जो विग्रहराज सेकंड है, प्रथम स्वतंत्र चौहान राजा था विग्रहराज सेकंड, और विग्रहराज है इसके बारे में जानकारी हमें हर्ष प्रशस्ति में मिलती है। और गुजरात के चालुक्य राजा मूलराज को इन्होंने हराया है विग्रहराज सेकंड ने, यानी मूलराज के साथ में युद्ध होता है, गुजरात के चालुक्य राजा थे तो उसको ये हराते हैं। इसके एक उत्तराधिकारी भाई आते हैं, यानी विग्रहराज सेकंड का एक भाई था दुर्लभ राज है। यहाँ पर हर्ष अभिलेख में ये बताया गया है कि इनके भाई दुर्लभ राज और विग्रहराज सेकंड दोनों की तुलना राम लक्ष्मण और कृष्ण बलराम से की गई है। फिर बात करते हैं हम अजयराज सेकंड की। अजयराज जो सेकंड है ये 1113 ईस्वी में अजमेर शहर को बसाते हैं अजयराज सेकंड, और इनकी राजधानी थी अजमेरू। और अजमेरू को यहाँ पर अजमेरू दुर्ग बसाया जाता है, और अजमेरू दुर्ग को ही यहाँ पर तारागढ़ भी कहते हैं। चांदी के सिक्के इन्होंने चलाए हैं। चांदी के सिक्कों में ये जो चांदी के सिक्के हैं राजस्थान में भी मिले हैं और मथुरा वाले क्षेत्र में भी यहाँ पर मिले हैं। और इन चांदी के सिक्कों में जो मूर्ति थी वो देवी की मूर्ति और श्री अजय देवा इस तरीके से अंकित था। एक तरफ देवी की मूर्ति थी और एक तरफ श्री अजय देवा की मूर्ति थी, यानी खुद की मूर्ति थी। दूसरे कुछ सिक्के ऐसे ही मिले हैं जिनमें एक तरफ देवी की मूर्ति थी और दूसरी तरफ सोमाली देवी यानी उनकी जो पत्नी थी उनकी मूर्ति थी।
फिर बात करते हैं अणोराज आते हैं। अणोराज का शासन रहता है 1135 से 1150। सपाद लक्ष्य से ये शासन करने वाले थे। सपाद लक्ष्य से जो शासन करने वाली शाखा है उसी में से आते हैं अणोराज। और जगदेव के द्वारा इनकी मृत्यु होती है, यानी इन्हीं के पुत्र थे जगदेव, उनके द्वारा अणोराज की मृत्यु की जाती है। और यहाँ पर आना सागर झील का निर्माण इन्होंने कराया है अणोराज ने। वराह मंदिर का निर्माण पुष्कर में 1135 ईस्वी में करवाया है। फिर आते हैं विग्रहराज फोर्थ। विग्रहराज फोर्थ की बात करें, ये विग्रहराज फोर्थ ने क्या किया था, जो जगदेव है उसको मार दिया था, क्योंकि जगदेव ने अपने पिता को मारा था अणोराज को। तो यहाँ पर विग्रहराज फोर्थ ने जगदेव को मार दिया था। और इसको विग्रहराज फोर्थ को यहाँ पर विशाल देव भी कहते हैं और विशाला देव भी कहते हैं। इनके समय जो इनके शासन का विस्तार था वो राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में शासन का विस्तार था। इन्होंने संस्कृत पाठशाला अजमेर में बनवाई है, जिसको बाद में मुसलमानों ने तोड़वा करके क्या बनवा दिया, 2.5 दिन का झोंपड़ा बनवा दिया था। जो मुस्लिम शासक थे उन्होंने तोड़वा करके इसको 2.5 दिन के झोंपड़े में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि मस्जिद बना दिया। सांस्कृतिक विकास की बात करें, इनके समय की सांस्कृतिक विकास, जैसे सोमदेव कवि थे इनके दरबार में, यहाँ पर इन्होंने ललित विग्रहराज नाटक लिखा है। हरिकेली नाटक भैरवी के किरतार जूनिया में यहाँ पर बताया गया है। भैरवी के नाटक यानी भैरवी इनके कवि थे, और उन्होंने हरिकेली नाटक में यानी हरकेली नाटक इन्होंने जो लिखा है उसके बारे में किरतार जूनिया है, भैरवी का जो किरतार जूनिया उसके अंदर बताया गया है। विग्रहपुरा कस्बे की इन्होंने स्थापना की है, वर्तमान में बिलासपुर में है ये विग्रहपुरा कस्बा। और यहाँ पर गोखरेश्वर मंदिर का इन्होंने निर्माण किया है, जो वर्तमान में ये जो मंदिर है ये विशाल देव जी के नाम से जाना जाता है। फिर आते हैं पृथ्वीराज थर्ड। पृथ्वीराज थर्ड हैं, पृथ्वीराज चौहान भी इनको कहते हैं और राय पिथौरा भी हम कहते हैं। इनके समय जो शासन का विस्तार था, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, कुछ मध्य प्रदेश के भाग में और उत्तर प्रदेश के भाग में भी इनका विस्तार था। सबसे विरोधी इनके समय जो शासक थे वो परमार्दी चंदेल थे, परमार्दी चंदेल। तो परमार्दी चंदेल का ये विरोध करते हैं। मोहम्मद गौरी से तराइन के सेकंड युद्ध में इनकी हार होती है। और यहाँ पर इस युद्ध के बारे में किस में बताया गया है, इनके कवि थे चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई का यहाँ पर एक ग्रंथ था पृथ्वीराज रासो। तो इस पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के अंदर इनकी हार के बारे में बताया गया है कि तराइन के सेकंड युद्ध में मोहम्मद गौरी के द्वारा यहाँ पर पृथ्वीराज थर्ड की हार होती है। और यहाँ पर इन्होंने क्या किया था, पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ है चंद्रबरदाई ने शुरू किया था, लेकिन ये ग्रंथ का पूरा यानी इस ग्रंथ को कंप्लीट किसने लिखा था, पूरा जलहान थे, इसी के पुत्र चंद्रबरदाई के पुत्र थे जलहान, उन्होंने इस ग्रंथ को पूरा किया है। अन्य शासकों के साथ इनका विरोध रहा है, जैसे नागार्जुन है। नागार्जुन इनके खुद के भाई थे। गुड़गांव उनसे प्राप्त किया है विरोध के अंदर, यानी लड़ाई हुई थी तो गुड़गांव उनसे प्राप्त कर लिया था। भंडारक जाति के साथ में विद्रोह हुआ है इनका। भिवानी, रेवाड़ी और अलवर वाले क्षेत्र में भंडारक जाति ने विद्रोह किया था, उसी को यानी पृथ्वीराज चौहान ने दबाया है। जीजिका भुक्ति बुंदेलखंड में यहाँ पर परमार्दी चंदेल को यहाँ पर इन्होंने हराया है। गुजरात के चालुक्य थे पृथ्वीराज प्लस भीमा, दोनों में यहाँ पर उन्होंने संधि करवाई है। गुजरात के जो चालुक्य थे पृथ्वीराज प्लस भीमा सेकंड के बीच में यहाँ पर शांति संधि होती है। और इस शांति संधि में भीमा थे सिर्फ 12 साल के थे, इसलिए भीमा की तरफ से शांति संधि करने वाले थे जगदेव। और फिर यहाँ पर क्या होता है, भीमा सेकंड ने भीमा सेकंड के जो पिता थे सोमेश्वर थे, और ये कौन थे, पृथ्वीराज के पिता थे। तो यहाँ पर भीमा सेकंड ने यहाँ पर सोमेश्वर को मार डाला नागौर के अंदर। नागौर में भीमा सेकंड ने बाद में सोमेश्वर को मार डाला, जो कि पृथ्वीराज के पिता थे। तो फिर पृथ्वीराज है यहाँ पर भीमा सेकंड को मार देते हैं, यानी भीमा को यहाँ पर मार दिया जाता है। उसके बाद में हम बात करते हैं कन्नौज के गहदावलास की बात करते हैं। कन्नौज में जो शासक कर रहे थे वो थे जयचंद्र, और जयचंद्र की एक पुत्री थी जिसका नाम था संयोगिता। अब जयचंद्र क्या करता है, एक राजसूय यज्ञ का आयोजन करता है, और उस राजसूय यज्ञ में ये किससे जलता था, पृथ्वीराज थर्ड से जलता था। तो उस राजसूय यज्ञ में ये पृथ्वीराज थर्ड को नहीं बुलाता है, यानी हम कह सकते हैं जब ये राजसूय यज्ञ का आयोजन करता है तब पृथ्वीराज थर्ड को ये आमंत्रण तो देता है, लेकिन पृथ्वीराज थर्ड है इनकी शक्ति के आगे नहीं झुकते हैं, और ये सबसे शक्तिशाली शासक जयचंद्र को नहीं मानते हैं। तो फिर यहाँ पर
संयोगिता है इस बात से खुश हो जाती है कि कोई ऐसा है जो मेरे पिताजी का विरोध कर सकता है। तो संयोगिता को यहाँ पर पृथ्वीराज से प्यार हो जाता है और वो इस सिर्फ पृथ्वीराज थर्ड से ही शादी करना चाहती है। इधर जयचंद्र है अपनी पुत्री का स्वयंवर रचाता है और स्वयंवर में वो पृथ्वीराज थर्ड को आमंत्रण नहीं देता है। और जब वो इसको आमंत्रण नहीं देता है तो पृथ्वीराज यहाँ से 100 योद्धाओं के साथ में आता है और यहाँ पर स्वयंवर से संयोगिता को उठा ले जाता है। और 100 योद्धाओं में से कुछ योद्धा हैं इस युद्ध में मारे जाते हैं, लेकिन ये संयोगिता को यहाँ से ले जाता है। तो इसके बारे में जानकारी हमें कहाँ मिलती है? पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में हमें जानकारी मिलती है। फिर ये अपनी नई पत्नी के साथ समय बिताने लगा और मोहम्मद गौरी से हार का कारण बनता है, जो कि तराइन के सेकंड युद्ध में इनकी हार होती है। तराइन का प्रथम युद्ध है 1191 में होता है, जिसमें पृथ्वीराज थर्ड की विजय होती है। और तबर हिंद यानी मोहम्मद गौरी ने क्या किया था? तबर हिंद भटिंडा पर आक्रमण कर लिया और उसको अधिकार में कर लिया। इधर से पृथ्वीराज आया। जब पृथ्वीराज ने ये बात सुनी तो पृथ्वीराज आया यहाँ पर, और गोविंद राजा थे दिल्ली के, इनके साथ में ये आता है और यहाँ पर पृथ्वीराज की जीत होती है। उसके बाद में पृथ्वीराज निश्चिंत हो जाता है और मोहम्मद गौरी है 1192 में वापस से आक्रमण कर देती है। और तराइन का दूसरा युद्ध होता है, जिसमें यहाँ पर जो स्कंद था, इसका सबसे खास आदमी था पृथ्वीराज का, वो इसमें धोखा देता है और मुस्लिम शक्ति है यहाँ पर जीत जाती है। मोहम्मद गौरी की जीत हो जाती है और पृथ्वीराज चौहान इसमें हार जाते हैं। और मुस्लिम शक्ति है यहाँ पर उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा मजबूत यहाँ पर होती है। उसके बाद में सांस्कृतिक क्रियाओं की बात करें, सांस्कृतिक क्रियाओं में हर्षनाथ मंदिर है, गोविंदराज फर्स्ट ने बनवाया है। वड़ा शिव मंदिर है पुष्कर में वड़ा शिव मंदिर है, सिम्हा राजा ने बनवाया है। और यहाँ पर हम बात करें चमुंद्रराज हैं, चमुंद्रराज ने विष्णु मंदिर नारपुरा अजमेर में बनवाया है। पृथ्वीराज फर्स्ट ने खाना बांटने का केंद्र है सोमनाथ के मंदिर में बनवाया है। और विग्रहराज फोर्थ ने यहाँ पर हरिकेली नाटक की रचना की है। पृथ्वीराज फर्स्ट ने यहाँ पर रणथंभौर के जैन मंदिर में सोने का कलश यहाँ पर क्या दिया है? भेंट दिया है। फिर बात करते हैं हम रणथंभौर के चौहानों की। रणथंभौर के चौहान है, ये राजपूत शाखा का ही अंश है रणथंभौर के चौहान। और रणथंभौर के चौहानों में गोविंदराज हैं, गोविंदराज के पुत्र आते हैं वल्हाना अधिकार कर लेते हैं रणथंभौर पर, लेकिन ये किसके अधिकार में रहते हैं? दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश के अधिकार क्षेत्र में, यानी उसके नियंत्रण में ये काम करते हैं। और बाद में ये अपने आप को स्वतंत्र कर लेता है। फिर धीरे धीरे हम बात करें यहाँ पर इनके वल्हन है, ये शेर के शिकार के समय मारा जाता है। फिर हम बात करें यहाँ पर इल्तुतमिश के द्वारा दिल्ली जो क्या थी? सरकार थी, या दिल्ली में जो यहाँ पर दरबार लगता था, वहाँ पर वीर नारायण को बुलाया जाता है और वीर नारायण को इल्तुतमिश के द्वारा जहर दे दिया जाता है। फिर यहाँ पर वल्हाना का एक क्या था? एक और पुत्र था, वो यहाँ पर वाघभट्ट बाद में रणथंभौर को अपने अधिकार में लेता है। किस टाइम पर? दिल्ली का जो रजिया सुल्तान थी, दिल्ली में जब शासक रजिया सुल्तान कर रही थी, तब यहाँ पर वाघभट्ट है रणथंभौर पर आक्रमण करता है। और ये वाघभट्ट किसका पुत्र था? ये वल्हाना का पुत्र था, दूसरा पुत्र था ये वल्हाना का, वीर नारायण के अलावा। फिर हम बात करें जैत्र सिम्हा है, मालवा के परमार का विरोध करता है यहाँ पर। फिर आता है हमीरदेव सबसे शक्तिशाली अंतिम शासक था इस श्रेणी का, यानी राजपूत श्रेणी का। यहाँ पर सबसे अंतिम शासक था हमीरदेव। और नयन चंद्र सूरी का एक ग्रंथ है हमीर महाकाव्य। इस हमीर महाकाव्य में ये सबसे शक्तिशाली शासक हमीरदेव को बताया गया है। एक बलवन का अभिलेख है, बलवन के अभिलेख में हमीर के बारे में बताया गया है कि अर्जुना सेकंड का कौन था? ये अर्जुना सेकंड है, ये मालवा के परमार शासक था अर्जुना सेकंड। इसकी हाथी सेना थी, उसको ये हमीर देव हैं यहाँ पर पकड़ लेते हैं, यानी हमीर यहाँ पर पकड़ लेता है। फिर यहाँ पर 1301 में अलाउद्दीन खिलजी ने हमीर देव को मारा है। तो यहाँ पर जो रणथंभौर के चौहान हैं उसमें सबसे पहले गोविंदराज आते हैं, फिर बलहन आते हैं, फिर प्रहलाद आते हैं, फिर वीर नारायण आते हैं, और फिर बलहन का ही एक पुत्र होता है यहाँ पर वाघभट्ट, फिर जैत्र सिम्हा, और फिर हमीरदेव आते हैं।
तो गोविंदराज फोर्थ की हम बात करते हैं। गोविंदराज फोर्थ हैं, ये सपाद लक्ष्य वाले क्षेत्र में क्या कर रहे थे, शासन कर रहे थे। लेकिन पृथ्वीराज थर्ड के ये पुत्र थे गोविंदराज फोर्थ। अब यहाँ पर क्या होता है, गोविंदराज फोर्थ का एक चाचा था हरिराज। हरिराज इसको शासन से यहाँ पर से हटा देता है। तो यहाँ पर जब इनके चाचा हरिराज इनको शासन से हटा देते हैं तो ये जाते हैं रणथंभौर की स्थापना यहाँ पर करते हैं, रणथंभौर में अपने शासन की स्थापना करते हैं। और फिर गोविंदराज फोर्थ का एक पुत्र आता है वलहन, और फिर आता है हमीरदेव। 1238 से 1301 में शासन करता है। 1291 में यहाँ पर हमीरदेव में जलालुद्दीन खिलजी ने 2 बार आक्रमण किया था, लेकिन दोनों बार रणथंभौर पर वो आक्रमण किया, लेकिन यहाँ पर सफल नहीं हुआ। फिर आक्रमण के लिए यहाँ पर हमीरदेव है ना ही टैक्स देता है। और यहाँ पर एक अलाउद्दीन खिलजी का मंगोल भगोड़ा था, वो था मोहम्मद शाह, उसको भी यहाँ पर हमीरदेव ने शरण दी है। और यहाँ पर अलाउद्दीन की तरफ से एक सेना आती है जिसके सेनापति थे उलुग खां और नुसरत खां। जब ये इससे युद्ध करते हैं हमीरदेव से तो 1301 में हमीरदेव यहाँ पर मारे जाते हैं। और यहाँ पर चंद्रशेखर की किताब थी, यहाँ पर इन्हीं के समय हमीरदेव के समय चंद्रशेखर की किताब में हमीर हट है, जोधराज की किताब है हमीर रासो, नयन चंद्र सूर्य की किताब है हमीर महाकाव्य जो संस्कृत में लिखी हुई है। और इनके पिता थे जयसिंह। इनके पिता जयसिंह की याद में रणथंभौर में यहाँ पर 32 खंभों की छतरी है हमीरदेव ने बनवाई है। फिर हम बात करते हैं जालौर के चौहानों की। जालौर के चौहान ने 1160 से 1311 तक यहाँ पर शासन करते हैं। नाडू शाखा के कीर्तिपाल चौहान इसकी स्थापना करते हैं जालौर के चौहानों की। नाडू चौहान जो कीर्तिपाल चौहान थे इसको स्टार्टिंग में वारे गांव मिले थे और इनके पिता का नाम था अल्हड़। अल्हड़ से यहाँ पर 12 गांव मिले थे और सोनगिरी से ये नियंत्रण करते थे। और यहाँ पर सोनगिरी है, इसी में जालौर दुर्ग का निर्माण किया गया है सोनगिरी पर, इसीलिए इनको सोनगरा चौहान भी यहाँ पर कहा जाता है। और इनके पुत्र थे उदय सिम्बा, और जिनके समय पर सबसे ऊंचाई पर यहाँ पर यानी सबसे उपलब्धियों पर यहाँ पर जालौर का चौहान शासक है वो रहा है उदय सिम्बा के समय। और फिर इन्हीं का एक और पुत्र आता है मानव सिंह, जो मानव सिम्बा है। मानव सिम्बा है ये शासक करते हैं चंद्रवती और माउंट आबू वाले क्षेत्र में शासन करते हैं। फिर दिल्ली में था आराम शाह। दिल्ली में आराम शाह है, इसने क्या किया था, नाडौल को यहाँ पर जीत लिया। तो दिल्ली के आराम शाह ने यहाँ पर नाडौल को जीत लिया। तो फिर क्या होता है, नाडौल को ही जीत लेते हैं दिल्ली के आराम शाह से। फिर बाड़मेर और मंडोर को भी जीत लेते हैं। इल्तुतमिश ने यहाँ पर मंडोर को वापस से जीत लिया था। जब इन्होंने बाड़मेर और मंडोर को जीता था तो इल्तुतमिश वापस से मंडोर को जीत लेते हैं। अंतिम शासक था इस लाइन में वो था कानड़ देव। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ये मारा जाता है कानड़ देव। और पद्म नाम का ग्रंथ था कानड़ देव प्रबंध, और इनके पुत्र थे, कानड़ देव का एक पुत्र था वीरम देव जो कि 2.5 दिन बाद ही मर गया था। जब ये शासन पर बैठा था तो 2.5 दिन बाद ही मर जाता है, इसलिए अंतिम शासक यहाँ पर किसको कहा बताया जाता है, कानड़ देव को बताया जाता है। तो इस श्रेणी में हमारे जो शासक आते हैं वो कीर्तिपाल चौहान, समर सिम्हा, उदय सिम्हा, चाचिक देव, सामंत सिम्हा, कानड़ देव और वीरम देव आते हैं। फिर हम बात करते हैं नाडौल के चौहान। नाडौल के चौहान हैं, इसमें आता है लक्ष्मण। लक्ष्मण को ही यहाँ पर राव लाखा कहते हैं, ये संस्थापक थे नाडौल के चौहानों को। और ये बिकपति राजा फर्स्ट का पुत्र था जो कि शाकंभरी का शासक था। फिर अंतिम जो शासक हैं यहाँ पर नाडौल के चौहानों में अंतिम शासक है जयंत सिम्हा। जयंत सिम्हा है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 1197 में हारा था, यानी जयंत सिम्हा को कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1197 में हराया था। फिर आते हैं सिरोही के चौहान। सिरोही के चौहानों में नाडौल का शासक था राव लाखन। राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र वाला एरिया था नाडौल के शासक के अंडर में, यानी राव लाखन के राजस्थान का जो मेवाड़ वाला क्षेत्र था ये इनके अंडर में था। और जालौर और चंद्रवती वनास नदी के किनारे पर ये केंद्र थे जहाँ से ये शासन चलाया जाता था। यहाँ पर राव लुम्बा है। राव लुम्बा आबू का क्षेत्र है। 1311 में राव लुम्बा यहाँ पर शासन कर रहे थे, 1311 में आबू वाले क्षेत्र में। एक राव रायमल हैं। राव रायमल किसके पुत्र थे, राव दोराज के पुत्र थे राव रायमल। और 1347 में पुराने सिरोही की यहाँ पर खोज करते हैं ये। और इनके पुत्र आते हैं, राव रायमल के पुत्र आते हैं राव शोभन जी। राव शोभन जी है, ये 1405 में शिवपुरी की स्थापना करते हैं। और यहाँ पर सिरबा पहाड़ी का पूर्वी भाग है, ये कुवा कहलाता है। फिर इनके पुत्र आते हैं यहाँ पर, जैसे कि राव शोभ जी के पुत्र आते हैं राव सहसमल। और राव सहसमल है, ये सिरोही का किले का निर्माण करते हैं।
फिर हाड़ौती के चौहान आते हैं। हाड़ौती वाले क्षेत्र में बूंदी, कोटा, झालावाड़ा और बारा जाता है। हाड़ा चौहान भी इनको कहते हैं, हाड़ौती के जो चौहान हैं। पहले ये मीणाओं के नियंत्रण में था और बूंदी के नाम से जाना जाता था। और बूंदी में जो शासन कर रहे थे वो बुंदा मीणा यहाँ पर शासन कर रहे थे, इसलिए इनको बूंदी के शासक के नाम से जानते हैं। फिर 1241 में चौहान देव नाडौल हैं यहाँ पर, चौहान देव है नाडौल के, ये आक्रमण करते हैं और ये चौहान शासक बन जाते हैं यहाँ पर। फिर 1631 में शाहजहाँ कोटा से बूंदी को अलग कर देता है और यहाँ पर कोटा का शासक था उस टाइम पर रतन सिंह का पुत्र है माधो सिंह को यहाँ पर प्रशासन दे दिया जाता है। 1838 में बूंदी के शासक थे विष्णु सिंह यहाँ पर कंपनी से संधि कर लेते हैं 1838 में। और हाड़ौती से झालावाड़ा को यहाँ पर स्वतंत्र कर दिया जाता है और ये अंतिम ब्रिटिश सरकार के द्वारा बनाया गया प्रांत था झालावाड़ा। और झालावाड़ा की राजधानी थी झालरापाटन को बाद में कोटा में मिला दिया गया राजस्थान संघ के साथ। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे राठौड़ डायनेस्टी ऑफ राजस्थान, यानी राठौड़ वंश हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।